हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है गौरव शर्मा और मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मध्य प्रदेश का लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए। हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपसे डिस्कस करते हैं सुबह 7 बजे। इसी के साथ में जो एमपी का करंट अफेयर्स है, जिसे आप लोग एमपी के खबर के नाम से पहले जानते थे, अब है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के नाम से चल रही है। सुबह 10 बजे रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में आती है। अब 3 महीने का करंट अफेयर्स एक साथ हमको मिल जाए, ये हर एक बच्चे का यहाँ पे मानना था। इसीलिए इसीलिए ये सीरीज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और अब आप लोग देखेंगे कि 3 महीने का पूरा एमपी करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। जल्दी ही 3 महीने का हम आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं जनवरी से लेके मार्च 2025 तक का पूरा जो एमपी का करंट अफेयर है इसको। ठीक है, कहाँ से होगा सर ये? यह है जनवरी से लेकर पूरा का पूरा जो फेब और उसके बाद मार्च सारा कवर होगा। इसका एक साथ पीडीएफ चाहते हैं तो क्या करना है? ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। कुछ लोग उन लेक्चर्स पे या उस खबर के लिए उल्टे सीधे कमेंट करके जा रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया। बेटा समझो, रियलिस्टिक करने के लिए कभी कभी न्यूज़पेपर से ली जाती हैं खबरें और उनको डिस्कस किया जाता है। नोट्स आप बना सकते हैं ड्यूरिंग दी क्लास। हम जब लिखते हैं बोर्ड पर या बोलते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करके नोट्स बना सकते हैं। खैर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं हमारा जनवरी माह का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। देखो, जनवरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी बेटा, वो आपके पास यही थी कि हम लोग देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के नाम चल रही है, रिवर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, आरएलपी। और इस आरएलपी के अंतर्गत हमने केन और जो बेतवा है, इस केन बेतवा रिवर को लिंक कर दिया है। और यह बेसिकली एमपी और यूपी दोनों राज्यों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि इस आरएलपी की शुरुआत तो 2005 में होनी थी, लेकिन 2005 में ना होकर ये इसके कुछ सालों बाद हम लोग देख रहे हैं कि 2024 और 2025 में यह भूमि पूजन हो पाया और इस परियोजना की शुरुआत हुई। नदी जोड़ो परियोजना का जो सपना है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देखा गया था। वो चाहते थे कि भारत में सारी नदियों को जोड़ दिया जाए। उनका मानना था कि जितनी भी हिमालयन रिवर हैं, और इन हिमालयन रिवर में पानी ज़्यादा है, इन हिमालयन रिवर को हम पेनिनसुला रिवर से अगर ऐड कर दें तो बहुत सारा पानी हम लोग बचा सकते हैं। उसमें पहली नदी जोड़ो परियोजना कैन बेतवा हो चुकी है, इस बात को ध्यान रखना। लगभग 44,600 करोड़ रुपए की लागत है। इसके ऑब्जेक्टिव है ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो अप्रोक्स 44 लाख पीपल विल गेट क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। एंड सिंचाई, अगर इरिगेशन की बात करते हैं तो लगभग 8.11 लाख हेक्टेयर, 8.11 लाख हेक्टेयर इरिगेशन होगी लैंड का, और 130 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ। तो एमपीपीएससी मेंस देने वाले बच्चे 2025 का अगर आप मेंस दे रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं। और नदी जोड़ो परियोजना पूछा ही जा सकता है, या ऐसा भी आपसे कोई पूछ सकता है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, इसके प्रमुख जो प्रावधान है या इंपॉर्टेंट फीचर्स हमसे डिस्कस कर दीजिए। ये कैन बेतवा लिंक है और इसका जो भूमि पूजन है या इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। आप लोग देखेंगे कि खजुराहो में, जो खजुराहो है, इस खजुराहो में समिट हुआ, सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में आकर मोदी जी के द्वारा यह कार्य को पूरा किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन यादव एमपी के सीएम भी उपस्थित हैं, ध्यान रखिएगा। आधुनिक संरचना समृद्ध मध्य प्रदेश। आधुनिक अधोसंरचना का मतलब क्या है? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इंग्लिश में अगर नहीं है तो मैं इसको ऐसा कैसा लिख दूंगा। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर समृद्ध मध्य प्रदेश। आप बोलेंगे कि जो वेल्दी 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 एमपी,
ये कैसे हो रहा है सर, कैसे हो रहा है? हम कुछ सड़कें बना रहे हैं, कुछ सड़कें। वैसे देखो, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पूछी जा सकती, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 346 का उन्नयन, अब हम इसको और अपग्रेड कर रहे हैं, इसको अपग्रेड कर रहे हैं 346 को, ठीक है। चंदेरी पिछोर रोड अगर पूछी जाए तो देख लीजिएगा कि भाई इसको भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, इसको भी बेहतर बना रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो बेहतर चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली, ये तो हम सब जानते ही जानते हैं, ठीक है भाई। तो कुछ बातें जो आपने जाननी है वो यही है कि हम इंफ्रा को बेहतर करके मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। गणतंत्र दिवस मनाया गया, रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे पर आप सबको पता है कि हर एक स्टेट की जो झांकी है, ये झांकी निकाली जाती है। तो एमपी की भी झांकी थी, और इस एमपी की जो झांकी थी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या दिखाया गया। यहाँ एमपी का मैप है, एमपी का मैप आपको देखने को मिल रहा है, और एमपी के मैप के साथ में यहाँ जो जो चीता है, इन चीताज को दिखाया गया है। चीताज को दिखाया गया है, इस बात को ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि कूनो पालनपुर में हम काफ़ी सारे चीते लेकर आए अफ्रीका और नमीबिया से, इसीलिए ये चीते दिखाए गए हैं। तो रिपब्लिक डे जो परेड हुई 26 जनवरी 2025 में, एमपी की जो झांकी थी, उस झांकी में हमने क्या दिखाया है? चीतास को दिखाया है। एमपी है ग्रीन एमपी, देखो फॉरेस्ट भी दिखा रहे हैं क्योंकि हमने ग्रीन एमपी है। पर्वत पहाड़ भी हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं, और बहती हुई नदियाँ भी दिखा दी हैं। ट्राइब्स भी इसमें है, और ट्राइबल कल्चर भी है। होने को सब कुछ है, पूरे मध्य प्रदेश का कल्चर इसमें समाहित है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे कि स्पेशल फोकस किसके पास था? चीता के ऊपर ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर, तो हमने याद ये रखना है कि आयुष्मान जो भारत योजना है, इस आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान आयुष्मान भारत भारत एक सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। इस आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश ने 4 करोड़ कार्ड लॉन्च कर दिए। 4 करोड़ कार्ड लॉन्च कर दिए, इस बात को ध्यान रखना। और हम देश में पहले नंबर पर है, हम फर्स्ट हैं इन इंडिया। इंडिया में पहली रैंकिंग है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसने आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं? एमपी ने। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री हेल्थ स्कीम, जो कि 2018 में, अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो 2018 में इसको शुरू किया गया था, और लार्जेस्ट हेल्थ कवर है, लार्जेस्ट हेल्थ हेल्थ कवर कवर इन दी वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर हेल्थ कवर है कोई है तो वो यही है, इस बात को ध्यान रखना। और बुजुर्गों को भी हमने 12 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए। पर हमने याद यही रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर आयुष्मान कार्ड किसी ने जारी किए हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं, और देश में पहले नंबर पर हम आ रहे हैं, ठीक है। स्वामित्व योजना की अगर आप लोग बात करोगे तो स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा हमने किया है, 88%। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में प्रदेश के 15,63,000 हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड जारी किए। आप समझ रहे बेटा, क्या है स्वामित्व योजना? जब भी स्वामित्व स्कीम की आपसे कोई बात करेगा, स्वामित्व, तो स्वामित्व जो स्कीम है, इसका संबंध है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करना। जितने भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं, इस प्रॉपर्टी की पहली चीज तो मैपिंग करना, मैपिंग। और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जमीन का वितरण करना, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है। तो इसमें 88% कार्य हमने पूरा कर लिया है, तो यहाँ भी हम लोग टॉप पर हैं। स्वामित्व स्कीम, इसका संबंध किससे है? जमीनी अधिकार देने से उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, और उसमें भी हम बहुत आगे हैं, 88% काम कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आयुष्मान कार्ड में पहले नंबर पर है। बुजुर्गों को भी जो आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है, जो 70 वर्ष से अधिक के जिनका फ्री इलाज करा रही है सरकार, मोदी सरकार, उसमें भी 12 लाख कार्ड मध्य प्रदेश ने बना दिए हैं। यहाँ भी एमपी टॉप पर है। एमपी कभी भी रिकॉर्ड बनाने में पीछे नहीं हटता बेटा, ध्यान रखना। तो ये सारे रिकॉर्ड आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं, प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवा में महिला को 35% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया है। ये तो आप लोग जानते ही जानते हैं, ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, इन गवर्नमेंट एग्जाम में या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% महिलाओं को जो आरक्षण है, ये 35% कर दिया है। 35% रिजर्वेशन फॉर विमेन,
ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि 33 तो बेटा पहले से ही था, 33% तो पहले ही था, अब 2% बढ़ा के 35% कर दिया है। और महिलाओं का जो आरक्षण है ये हॉरिजॉन्टल होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि महिलाओं का रिजर्वेशन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये कभी भी वर्टिकल नहीं होता है, ध्यान रखना। यह है एक क्षैतिज क्षैतिज आरक्षण है, और क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि कैटेगरी के अंदर ही आपको लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हम बात करते हैं। इसके क्रियान्वयन में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों में एक है, और 42 लाख महिलाएं लाभान्वित की गई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रेग्नेंट विमेन की हेल्थ चेकअप और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। इसमें एमपी के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है, हम अग्रणी हैं, और आप देख लीजिए कि 42 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। फिर जननी सुरक्षा योजना है कि 6 लाख उत्तराधिकारियों को, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। जैसे रक्षाबंधन पर जो हमारे सीएम साहब हैं, इन्होंने 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी। जैसे लाडली बहना जो स्कीम चल रही है, इस लाडली बहना स्कीम के अंतर्गत जो पैसा सरकार देती है, उसमें राखी के समय जो राखी थी, उसमें 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो ये पॉइंट शायद आपसे कोई पूछ ले, आप इसको प्लीज़ थोड़ा-सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बेटी हैं भावना, और इन्होंने कीर्तिमान रच दिया है। भावना एमपी की बेटी है, और हिस्ट्री क्रिएट इन्होंने कर दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिंबल लेकर गई हैं पर्वतरोही भावना डेहरिया ने माउंट एकांक गुआ की चोटी पर तिरंगा लहराया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश विश्व भर में पहुंचाया। अब माउंट एकांक गुआ कहाँ है? आपने थोड़ा सा भी अगर वर्ल्ड जियो को पढ़ा है, तो माउंट अकांग अकांग गुआ की आपसे कोई बात करेगा तो माउंट अकांगुआ साउथ अमेरिका की सबसे सबसे हाईएस्ट पीक है, और इस पे चढ़ चुकी हैं भावना डेहरिया। याद रखना, क्या संदेश लेके गई हैं, क्या मैसेज लेके गई हैं, आप मुझे बताइएगा। भावना डेहरिया कहाँ से संबंधित है? ये झांकी फिर से आ गई है, आप झांकी को फिर से देख लीजिए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती वर्ष, 300वां जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं हम लोग 2025 को। 300वां जन्म जयंती वर्ष है 2025, और इसी के पावन अवसर पर कैबिनेट की जो बैठक है ये महेश्वर खरगोन में होगी 24 जनवरी 2025 को। आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट देखो, ये जो नई कैबिनेट जब से बनी है तब से कुछ मीटिंग इधर उधर हो रही है। जैसे जब पहली बैठक हुई कैबिनेट की, वेरी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो ये जबलपुर में हुई। और जबलपुर में क्यों की गई? जबलपुर में क्योंकि रानी अवंतीबाई जो हैं, इन रानी अवंतीबाई का हम सम्मान करने के लिए उस समय, मतलब इनका भी वो चल रहा था, 300 ईयर्स शायद इनका भी था, तो इसीलिए यहाँ पर हुई। अब जनवरी 2025 में, 2025 की अगर आपसे कोई बात कर रहे हैं तो 2025 में पहली बैठक जो हो रही है वो कहाँ हो रही है सर? 24 जनवरी को महेश्वर महेश्वर महेश्वर। जनरली बैठक कहाँ होती है सर? जनरली बैठक तो भोपाल में होती है, कहीं और भी हो सकती है, बट ये प्लेस चर्चित है। और ये चर्चित क्यों है? क्योंकि 300वीं जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं अहिल्याबाई होलकर का। अहिल्याबाई होलकर को आप सब लोग जानते हैं कि लोक माता, ये तो लोक माता है, लोक माता। हम इनको देवी के नाम से जानते हैं, और ऐसा कहते हैं कि इंदौर को इनका वरदान है, यहाँ जो आते हैं वो फलने और फूलने लगते हैं। तो जीवन में अगर बहुत परेशानियां हैं, इंदौर आइए। पीएससी वाला बोलेगा सर इंदौर में ही तो रहते हैं, फिर भी परेशानियां हैं। परेशानियां इसलिए है क्योंकि इंदौर में रहने के बाद भी आपने अपने आप को नहीं, आज भी आप वही सोचते हैं जैसा पहले सोचते थे, वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रहते थे। थोड़ा पॉजिटिव सोचना करिए, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा बेटा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। घर, गैस और पानी, गरिमामय जीवन। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के 74% घरों का स्वामित्व महिलाओं के पास है, 100% का लक्ष्य है। ये डेटा आप लिख सकते हैं, एक तो पीएम हाउसिंग फॉर ऑल, या आप इसको लिख सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट में, कि सरकार विमेन एम्पावरमेंट में क्या कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के 75% जो ओनर हैं ये विमेन है, विमेन। 10 करोड़ जो महिलाएं हैं इनको हमने उज्ज्वला योजना के द्वारा धुएं से बाहर निकाला है। गैस जो है सस्ती दरों पर गैस प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जल जीवन मिशन के तहत 14.3 करोड़ घरों में अब पानी पहुंच चुका है। तो जब भी आप वाटर या ड्रिंकिंग वाटर से लेके कुछ भी चीज़ें लिख रहे हैं, जल जीवन मिशन का एग्जाम्पल यहाँ पे दे। महिलाओं को लेकर ये दो एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं कि महिला विमेन एम्पावरमेंट की सरकार कितनी समर्पित है। सरकार के प्रयासों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जो इससे पहले नहीं हुई हैं।
अगर पहले होती तो शायद हमको परिणाम और देखने को मिलते और इस सरकार को शायद कुछ और काम करने पड़ते और चैलेंजेस के सामने होते। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश वेडनेसडे, ये पुणे में एक सेशन हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट के लिए एमपी के अलावा और कहाँ पर एक हमने इन्वेस्टमेंट सेशन किया, तो पुणे में। और पुणे कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। ये बात आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एमपी में खनिज संपदा में अब देश का हृदय प्रदेश। आपसे कोई पूछ सकता है, देखिए हम हृदय प्रदेश तो है, लेकिन जो मिनरल प्रोडक्शन में भी अब हम आगे आ गए। कहाँ पे आगे आ गए हैं? देखो, सरकार का ऑफिशियली डेटा है। सरकार बोल रही है कि मैगजीन है ना, मैग्नीज, कॉपर और डायमंड। हम लोग डायमंड में तो हमेशा से रहे हैं कि डायमंड में हमारे पास मोनोपोली मोनोपोली अपना एकाधिकार है डायमंड। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो कॉपर है, कॉपर और कॉपर के साथ में जो मैग्नीज है, इस इस मैग्नीज में भी हम लोग पहले नंबर पे आ गए, पहले नंबर पे। और भी ऐसी सारी चीज़ें हैं जैसे गेरू है या सुरमा है, सुरमा के उत्पादन में भी आप पहले नंबर पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश मिनरल प्रोडक्शन में टॉप पे आ चुका है, पहले नंबर, सॉरी, मिनरल प्रोडक्शन के अंतर्गत, ठीक है। इन चीज़ों को इन चीज़ों का इन सब में हम टॉप पर आ चुके हैं। इन सब में हम टॉप पर आ चुके हैं, ध्यान रखना, 3 मिनरल में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। स्वस्थ भारत का सपना साकार करता मध्य प्रदेश। अब देखो, सिकिल सेल जो मिशन है, इस सिकिल सेल मिशन की शुरुआत, सिकिल सेल एक डिजीज है और यह जनजातियों में होती है, जनजातियों में, ट्राइब्स में हमको बहुत देखने को मिलती है। और इसके कारण जो हमारी आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज अपना शेप चेंज कर लेती हैं, शेप चेंज कर लेती हैं और उसके कारण फिर क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग। और उस क्लॉटिंग के कारण डेथ हो जाती है और लोगों को लगता है कि भगवान ने हमको कुछ अपराध के कारण छीन लिया है। तो सिकिल सेल स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश मिसाल है। 90 लाख सिकिल सेल हमने स्क्रीनिंग कर ली है, मतलब 90 लाख लोगों को हमने चेक कर लिया है कि क्या आप में सिकिल सेल से ग्रसित हैं या नहीं है। 53 लाख से अधिक सिकिल सेल कार्ड वितरित देश में प्रथम, हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं। और 59.21% उपलब्धि है। सिकिल सेल अगर आ जाए आपके पेपर में, हेल्थ वाले टॉपिक, मेंस पेपर, या जो हेल्थ स्कीम वाला टॉपिक है वहाँ जाए, तो सिकिल सेल को जरूर याद रखना। ये आरबीसी को डिस्टर्ब कर देता है और ट्राइबल की एक बहुत बड़ी समस्या है सिकिल सेल। इसको मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था, ये आप मुझे बताएंगे जब भी आपको मौका मिलता है कमेंट कर, ठीक है। मध्य प्रदेश में न्याय का आधार डिजिटल नवाचार। हम जस्टिस को इनोवेटिव बना रहे हैं। इनोवेटिव, इनोवेटिव क्या है? इनोवेटिव, मध्य प्रदेश बना त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य। त्वरित, त्वरित है ना, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य। ई ज्योति जर्नल और त्वरित नामक डिजिटल इनिशिएटिव का हुआ शुभारंभ। अब त्वरित के माध्यम से समन और वारंट जा सकेगी ऑनलाइन ट्रैकिंग। मध्य प्रदेश बना इस पहल के नियमों का अधिसूचित करने वाला देश का। तो आपने याद रखना है, याद क्या रखना है कि त्वरित क्या है? त्वरित एक सिस्टम है, त्वरित, त्वरित इज अ सिस्टम। और इस सिस्टम के द्वारा जो भी हम समन जारी करते हैं या जो भी हम वारंट जारी करते हैं, इस समन का और वारंट का ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। तो आपसे कोई पूछेगा ई ज्योति जर्नल और त्वरित का है, ये है जो न्याय है, इस न्याय को आसान बनाने वाले टूल हैं। इनकी सहायता से समन जारी किए जाते हैं, जो वारंट जारी किए जाते हैं, हम उनको ट्रैक कर पाएंगे कि ये कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ नहीं, ठीक है। चलिए अ, आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने टाइगर रिजर्व की बात की और उसमें रातापानी टाइगर रिजर्व आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रातापानी जो टाइगर रिजर्व है, यह अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि मोदी जी ने इसको पिक किया अपने कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में। और रातापानी टाइगर रिजर्व की अगर आपसे कोई बात करेगा तो ये कहाँ पर है सर? ये रायसेन में फैला, ये कहाँ पर है सर? रायसेन में फैला है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और एमपी का पहला, फर्स्ट फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। हालांकि सेकंड तो आप सबको पता है, अब नौरादेही बन चुका है।
और नौरादेही तो सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट बन जाएगा या पीटी बन जाएगा, इस बात को आप लोग जानते ही जानते हैं। तो जब मोदी जी बात कर रहे थे मन की बात में 19 जनवरी 2025 को, तब उन्होंने रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की। ध्यान रखना, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी का है नौरादेही, सबसे छोटा है राला मंडल, जो कि इंदौर में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना प्रदेश में 24 लाख नागरिकों को भू अधिकार पत्र वितरित किए, देश में प्रथम स्थान पर है। गांव में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित, ड्रोन मैपिंग से संपत्ति विवाद हुए खत्म। स्वामित्व का पर्पस बेटा यही है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं लैंड को लेकर, वो सारे के सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए और एक बेहतर प्रदेश बनाया जाए। ठीक है, जब प्रदेश बेहतर बनेंगे तो देश ऑटोमेटिकली आपके बेहतर बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज इसको। आगे बढ़ते हैं। ये स्वामित्व योजना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के गौरव हैं, यहाँ भी अपना नाम है, गौरव ऑफ एमपी। आप ऐसे लिखिए कि प्राइड ऑफ एमपी। और प्राइड ऑफ एमपी में दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक तो रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार, इनको अर्जुन अवार्ड मिल गया है, अर्जुन अवार्ड। तो मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, उसमें एक है रुबीना फ्रांसिस और एक है आपके कपिल परमार, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में ये सफल हुआ बेटा, एक बात ध्यान रखना, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूछे जा सकते हैं। जैसे एक जीआईएस है, जीआईएस ये भोपाल में हुई है फरवरी में। इससे पहले क्या चल रहा था, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रही है ना। इससे पहले रीजनल रीजनल इंडस्ट्री 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 कॉन्क्लेव हमको देखने को मिल रही है। तो ये सातवां कहाँ पर हुआ, शहडोल। इससे पहले उज्जैन, ग्वालियर, इनमें हर जगह हो चुके हैं, सातवां हुआ है शहडोल में, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे 7 हमने इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट, लार्जेस्ट 3D रंगोली बना दी गई है, और ये रंगोली बनाई है शिखा शर्मा के द्वारा भोपाल में। 12 जनवरी 2025 को आर्टिस्ट शिखा शर्मा के द्वारा सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शिखा शर्मा ने क्या कर दिया है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखा लिया है। कहाँ से आती हैं, भोपाल से आती हैं, और ये आर्टिस्ट हैं, ये पेंटिंग बनाती हैं, स्केच बनाती हैं। युवा शक्ति एक मिशन लॉन्च किया गया है 12 जनवरी को। 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभावान युवाओं के लिए मुख्य विशेषताएं क्या है, महिलाओं को विशेष अवसर और दिव्यांग युवाओं के लिए समावेशी कार्यक्रम, किसान परिवार के युवाओं के लिए उन्नति के साधन, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता। युवा शक्ति मिशन एमपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा युवा शक्ति युवा शक्ति इसका पर्पस क्या है कि जो युवा हैं, इन युवाओं को आगे लेके आना, इनको स्ट्रेंथ करना और इनको बेहतर बनाना, वो कहीं से आते हो कोई। मोहन यादव के द्वारा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में के सहभागिता के साथ एक पार्थ स्कीम लॉन्च की है। पार्थ, ये जो पार्थ स्कीम है, इस पार्थ स्कीम का मतलब समझ लीजिए। पार्थ का मतलब है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। 8 जनवरी 2025 को भोपाल के टीटी नगर से इसका शुभारंभ किया गया है। पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। हम आपको पुलिस के लिए, आर्मी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे और आपके अंदर हुनर डेवलप करेंगे, जिससे आप बेहतर चीज़ें कर सकें। तो ये इसके द्वारा लॉन्च की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और कब लॉन्च की है, यह लॉन्च की गई है, इसको लॉन्च किया गया है बेटा, इसको लॉन्च किया गया है जो युवा दिवस है, इस युवा दिवस के अवसर पर। ठीक है, युवा दिवस हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी। तो पार्थ योजना किससे संबंधित है, एमपी से। और पार्थ का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। अब देखो, अन्नदाताओं के चेहरे पर छाई मुस्कान। 2024-25 किसानों को समर्थन मूल्य पर उपरचित गेहूं पर मिला प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस। मतलब जो एमएसपी है, उस एमएसपी से भी 125 रुपये अधिक देगी सरकार। ठीक है, तो किसानों के लिए जो बीट है, जो गेहूं है, इस गेहूं की फसल लगभग 2600 रुपये प्रति क्विंटल पड़ेगी। 2600 रुपये प्रति क्विंटल पड़ जाएगी, क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं इसकी जो
कि जो अभी अभी हमको एमएसपी देखने को मिल रही है तो 2475 रुपये है, 2475। अगर इसमें 125 रुपये ऐड कर देते हैं तो ये 2600 हो जाता है। तो एमएसपी से ज़्यादा पे खरीदा जा रहा है एमपी में गेहूं। एमएसपी 2600 नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न अटल जी के नाम से जाना जाएगा बड़नगर सीएम राइज स्कूल। हमने बस याद ये रखना है कि जो बड़नगर है, बड़नगर, इस बड़नगर का सीएम राइज स्कूल, इस सीएम राइज स्कूल का जो नाम है ये बदल के कर दिया है अटल जी, अटल जी या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे होगा। हालांकि अब तो जो सीएम राइज थे इसका भी नाम हमने बदल के संदीपनी कर दिया है। अब इस स्कूल को ही हम लोग संदीपनी स्कूल के नाम से जानेंगे। जहाँ भी सीएम राइज स्कूल था अब इस संदीपनी स्कूल हो जाएगा, ध्यान रखना। सेंट्रल स्कूलों की तर्ज पे इसको डेवलप किया गया है कि जिस तरीके से सेंट्रल स्कूल पढ़ाई होती है वैसे ही यहाँ पे पढ़ाई की जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये स्कूल रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लिखेगा निवेश और विकास का स्वर्णिम अध्याय, GIS। ये देखो जनवरी से ही शुरू हो गया था, 24 फरवरी को भोपाल में हुआ और इसमें मध्य प्रदेश ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लिया, याद रखना। मध्य प्रदेश के गौरव हैं रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। रुबीना फ्रांसिस जबलपुर की रहने वाली हैं और पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ध्यान रखना। यह एमपी की पहली पैरालंपिक पदक विजेता हैं। तो रुबीना फ्रांसिस जबलपुर से हैं, याद रखना। और यह शूटर हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटर हैं और ये पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली है, पहली, इस बात को ध्यान रखना। कपिल परमार, कपिल परमार सीहोर से आते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता, जूडो 60 किलोग्राम। कपिल परमार सीहोर से हैं और यह जूडो खेलते हैं, 60 किलोग्राम में इन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता है, पैरालंपिक में इनके द्वारा मेडल जीता गया। तो रुबीना फ्रांसिस, इन दोनों को याद रख लो, ऐसे लिख देते हैं। जैसे अर्जुन अवार्ड लिखना है, लिख दो अर्जुन अवार्ड। अब अर्जुन अवार्ड मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को मिला है? दो खिलाड़ी कौन कौन से हैं तो यहाँ पे नाम, एक है रुबीना फ्रांसिस, रुबीना रुबीना फ्रांसिस। रुबीना फ्रांसिस कहाँ से हैं सर? तो आप बता देंगे ये जबलपुर। क्या करती हैं? शूटिंग। कितना? 10 मीटर शूटिंग करती हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में। पैरालंपिक प्लेयर हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना, पैरा प्लेयर हैं। दूसरे हैं कपिल परमार, कपिल कपिल परमार। और जो कपिल परमार दादा हैं ये आपको देखने को मिलेंगे सीहोर से। और ये खेलते हैं जूडो, इनके द्वारा खेला जाता है जूडो। तो ये दो नाम भाई आपको याद रहेंगे, ठीक है। ये पीएम किसान, अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे मान लो पीएम किसान एक स्कीम हमसे पूछ ली किसी ने और मुझे कुछ भी नहीं पता, भी नहीं पता, तो इतनी सारी बातें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में अब तक 3.46 लाख करोड़ हस्तांतरित हो चुके। किसानों को सपोर्ट करने के लिए पीएम की एक स्कीम है। मध्य प्रदेश में 81 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है और इस योजना के तहत लगभग 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को सहायता दी जाती है। तो पीएम किसान सम्मान निधि याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, 31st नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस है और 3 से 6 जनवरी को इसका शुभारंभ किया गया है। 12 मिहिर बैसशाला ऑटोमेशन का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 3 जनवरी 2025 को भोपाल में। आपसे कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। और मोहन यादव इसमें उपस्थित थे या मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में नंबर, सोयाबीन, सोया स्टेट हमारा नाम है, सोया स्टेट हमारा नाम है, लेकिन 2018 से 2018 से लेके हम लोग देखते हैं कि 2024 तक, ये 6 साल तक सोयाबीन उत्पादन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, हम लोग दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नंबर पर चले गए। बहुत ही खराब हालत थी। लेकिन फिर 2024 पर 2024 2025 में 24-25 में मध्य प्रदेश फिर से आ गया है पहले नंबर। सोयाबीन की फसल का डेटा लिख रहे हैं तो ये देख लीजिए कि 66 लाख हेक्टेयर
क्षेत्र से भी अधिक क्षेत्र में होती है सोयाबीन की खेती मध्य। पहली बार खेती कहाँ पर हुई थी? तो फर्स्ट टाइम जो खेती हुई यह देवास में हुई। ये बार बार पूछा गया है कि पहली बार खेती कहाँ पर हुई थी। उसके बाद इंदौर संभाग, और इंदौर संभाग के बाद फिर पूरे मध्य प्रदेश में फैल गया। लेकिन सिवनी, बालाघाट जैसे जिलों में हम सोयाबीन की खेती नहीं करते, है ना। सिवनी या बालाघाट जो है यहाँ पर सोयाबीन की खेती नहीं हो पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ी सी कहानी और। देखो, ये आ गया है कैन बेतवा लिंक, हमने आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संस्कृति को सहिष्णुता मध्य प्रदेश, क्यों क्यों? हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। जो कल्चर है, इस कल्चर को हम प्रिजर्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं प्रिजर्व? प्रिजर्व ऐसे कर रहे हैं कि उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, हालांकि देखो यह वैदिक घड़ी के नाम से थी, वैदिक, लेकिन अब इसका नाम हमने क्या रख दिया है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अट्ठावन अट्ठावन बीसी विक्रम संवत को शुरू किया था। इनके द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। यह वैदिक घड़ी है और ये कहाँ पर है? उज्जैन में। ठीक है, शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत अंकित करने की शुरुआत हुई। अब शासकीय कैलेंडर भी बेटा किससे होगा? विक्रम संवत से बनेगा, है ना। विक्रम संवत से बनेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डन भाई, डन। याद रहेगा? याद रहेंगी सारी चीजें? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं सर, जल्दी जल्दी पढ़ा दो, कोई बात नहीं। ई मंडी योजना हमने लागू कर दी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बी क्लास की 41 मंडियों में से 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी ई ई मंडी। रियल टाइम डेटा अपडेट होगा, इससे उपज का रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। भीड़ और असुविधा से निस्तार मिल जाएगी। सूचना जो सीधे किसानों के पास पहुंचेगी। प्रवेश, अनुबंध, तौल और सब कुछ, सारी चीज हो जाएंगी। तो ई मंडी परियोजना शुरू की गई है 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में, ध्यान रखना। संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार, सशक्त जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी है। इस ट्राइबल सोसाइटी के लिए मध्य प्रदेश सरकार बड़ी संकल्पित है। कैसी संकल्पित है? देखो, बड़वानी के धाबा बावड़ी गांव में भीमा नायक प्रेरणा केंद्र स्थापित हुआ। बड़वानी के धाबा बावड़ी गांव में भीमा नायक प्रेरणा केंद्र स्थापित होगा। छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। तो बड़वानी के धाबा बावड़ी गांव में भीमा नायक प्रेरणा केंद्र, ये याद रख लो। प्रेरणा केंद्र कहाँ बन रहा है सर? बड़वानी में। फिर छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय है। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर वीरांगना दुर्गावती के नाम से जाने जाएंगे। जबलपुर एयरपोर्ट का नाम कर दिया है वीरांगना दुर्गावती एयरपोर्ट, और फ्लाईओवर भी मदन महल वाला। जनजातीय गौरव भीमा नायक के नाम पर रखा गया बड़वानी शासकीय कॉलेज का नाम। बड़वानी शासकीय कॉलेज का नाम क्या कर दिया है? भीमा नायक के नाम पे कर दिया है। जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हमको यहाँ देखने को मिल रही हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, प्लीज आप इसको लिखें। तो ये एमपी सरकार समर्पित है जनजातियों के लिए। ये वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने में हम लोग पहले नंबर पर हैं, ये हमने आपको बता दिया था पहले ही। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। धरती आब, है ना, धरती आब, धरती आब आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी, है ना। यहाँ पे मिल गया है जनजातीय क्षेत्रों में। हमने 26 दिसंबर 2024 की खबर है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, इन ट्राइबल एरियाज में
हमको धरती आबा प्रोग्राम शुरू करना है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जनजातीय क्षेत्रों में विकास और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट की बैठक में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना जो है, इनको 28,798 करोड़, 2 लाख सिंच क्षेत्र और 4,72,970 हेक्टेयर का प्रशासकीय अनुमोदन। ये एक सिंपल सा आपको यहाँ पे बात याद रखना है बेटा कि पार्वती पार्वती काली सिंध और चंबल, इन नदियों को जोड़ा जा रहा है। इसका फायदा मध्य प्रदेश और चंबल क्षेत्र के कई जिलों को मिलेगा, जिसमें गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, इंदौर, देवस, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, इनमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ध्यान रखना। तो पहले हमने कैन बेतवा पढ़ा, पार्वती सिंध यहाँ पे पढ़ लिया है। बेतवा नदी के बारे में कुछ बातें हैं कि बेतवा नदी जो है ये बेतरवती के नाम से जानी जाती है। रायसेन जिले के विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। इसके किनारे सांची और बिदुसा शहर बचे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती पर हम लोग बात कर रहे हैं 25 दिसंबर। थोड़ी दिसंबर की खबरें भी हैं। देश की पहली कैन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की भूमि पूजन। देश की पहली ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण। जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है ओमकारेश्वर में, इस फ्लोटिंग सोलर पार्क का भी इन्होंने लोकार्पण कर दिया है, इनॉग्रेशन यहाँ पे कर दिया है। ध्यान रखना। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति स्टाम्प और सिक्का जारी किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के बहुत महान नेता रहे हैं, उनके सम्मान में ये तो बहुत छोटा है। कैन बेतवा लिंक हमने आपको बता दी है। पार्वती के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, ये हो चुका है। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण। रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। रातापानी ये 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। रातापानी को आप लोग ध्यान रखिएगा। एट्थ टाइगर रिजर्व पीटी हो चुका है एमपी का। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी 6-7 भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा सफल रही है उज्जैन की। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश हुए और सबसे कम निवेश अगर आए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे कम निवेश आए 8,000 करोड़ के ग्वालियर में। इस रीजन में उतना डेवलप नहीं है, इंडस्ट्री उतनी नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी कम आता है। सबसे ज़्यादा उज्जैन में, सबसे कम ग्वालियर में, और सबसे आखिरी हुआ है शहडोल में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनसे सवाल बन सकते। हमारी सरकार जन कल्याण के मार्ग पर चल रही है। 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलेगा, जिसमें पात्रों को जन हितैषी योजनाओं को लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में। जन कल्याण पर्व ये किससे संबंधित है, आप बता सकते हैं। 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर, 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जन कल्याण पर्व को चलाया गया था मोहन यादव की सरकार के द्वारा। ठीक है? गीता जयंती के अवसर पर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 6,000 आचार्य भोपाल में आएंगे, है ना, भोपाल में आएंगे। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस मनाया गया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके श्लोक पढ़े, पाठ पढ़े। ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखो, रिसेंटली मध्य प्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, या आप इसको कह सकते हैं केंद्रीय विद्यालय, केवीज, ये केवी खोले जा रहे हैं 11। और मध्य प्रदेश के अशोकनगर, नागदा, मैहर, तिरोड़ी, बरघाट, ये भूल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने याद रखना है कि 11 नए केवी खोले जाएंगे। अभी जो सरकार है, ये सरकार खोल रही है 85 नए केवी। इनमें से 11 आपके एमपी में खोले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में मध्य प्रदेश सरकार ने की पहल। भोपाल जिले की सभी थानों में हुआ साइबर हेल्प डेस्क। मध्य प्रदेश का पहला जिला बना भोपाल, जहां साइबर अपराधों पर होगी त्वरित कार्रवाई। तो साइबर हेल्प डेस्क, साइबर साइबर हेल्प हेल्प डेस्क, ये साइबर हेल्प डेस्क है। ये कहाँ शुरू किया गया है सर? जो भोपाल है, इस भोपाल के जितने भी थाने हैं, सभी थानों में
बात की गई है और ऐसा बनने वाला पहला जिला बन गया है भोपाल इस बात। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य बना मध्य प्रदेश। एडवेंचरस, ठीक है, एडवेंचरस, एडवेंचरस जो टूरिज्म है, टूरिज्म, इसमें इसमें पहले नंबर पे आया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली रैंकिंग है, पहली रैंकिंग। तो साहसिक पर्यटन या एडवेंचरस जो टूरिज्म है इसमें पहला नंबर आया है। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ATOAI के राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश पर्यटन को मिला सम्मान। तवांग में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने किया सम्मानित। ये तवांग में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, वहाँ एडवेंचरस जो टूरिज्म है, साहसिक जो पर्यटन है, इसके लिए मध्य प्रदेश को पहली रैंकिंग मिल गई है, पहली रैंकिंग मिल गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो साहसिक पर्यटन में पहली रैंकिंग किसको मिली है आप बताएंगे? MP। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये सम्मेलन हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कहानी। रातापानी हैज बीन नोटिफाइड एज द 8th टाइगर रिजर्व। रातापानी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 8वां टाइगर रिजर्व ये बन चुका है, इस बात को ध्यान। मध्य प्रदेश की मुस्कान रघुवंशी, पहले भावना ढेरिया थी, वो अकांगुआ गई थी, ये मुस्कान रघुवंशी हैं। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर शान से लहराया तिरंगा। अशोकनगर की बेटी मुस्कान रघुवंशी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, ये किलीमंजारो पर तिरंगा फहराकर प्रदेश और देश का गौरवान्वित किया है। तो याद रखना है कि मुस्कान, जो मुस्कान रघुवंशी हैं, मुस्कान रघुवंशी, ये अशोकनगर से आती है, अशोकनगर। और यह माउंटेनर है, क्या है? माउंटेनर, यह एक पर्वतरोही, और पर्वतरोही होने के नाते यह यह जाती है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है किलीमंजारो, इस किलीमंजारो को क्लेम कर देती हैं। इनके हाथ में नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, इस बात को थोड़ा सा हम नोटिस कर पाते हैं। मध्य प्रदेश को पहली बार मिला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। गोपाल रत्न पुरस्कार आप सबको पता है कि दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके अवसर पर मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में शाजापुर जिले की पटलाबदा दुग्ध समिति के डेयरी किसान श्री देवेंद्र सिंह परमार को, है ना, पटलाबदा जो दुग्ध समिति है उसके देवेंद्र सिंह परमार को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है 2024। तो देवेंद्र सिंह परमार का नाम याद रखना भैया, कहाँ से हैं ये भूल जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम याद रखना है कि देवेंद्र सिंह परमार हैं। और देवेंद्र सिंह जो परमार हैं, इनको मिल गया है नेशनल गोपाला अवार्ड, NGA, ध्यान रखना। हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर 2024 तक, ये हम होंगे कामयाब पखवाड़ा चला। राज्य, जिला, विकासखंड एवं ग्राम स्तर तक जागरूकता गतिविधियां होंगी आयोजित। सर ये दिसंबर का क्यों डिस्कस कर रहे हैं बेटा? देखो कुछ खबरें ऐसी हैं जो दिसंबर की भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अब बाद में जब हम पढ़ेंगे ना तो सारा का सारा 25-25 का ही पढ़ेंगे। 24 के दिसंबर का अगर हमारे पेपर में आ गया तो क्या ही फिर परेशानी हो जाएगी। इसीलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो परेशान मत होना कि अरे सर वो इतना पढ़ा रहे हैं, आपने 3 महीने का बोला था और आप तो इसी में इसको दिसंबर का पढ़ा रहे हो। ओके, डिस्टर्ब नहीं होना है, परेशान नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी। भुवासल खंडवा लोने हमको नहीं पढ़नी है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला था, एक पेड़ माँ के नाम, और ये हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है। एक एक पेड़ माँ के नाम, इस एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर में एक रिकॉर्ड बना दिया। जो इंदौर है, इस इंदौर में हमको रिकॉर्ड देखने को मिला। और रिकॉर्ड क्या है सर? रिकॉर्ड ये है कि 24 घंटे में 12 लाख पेड़, 12 लाख ट्री इन इन
24 आर आर। तो ये रिकॉर्ड है इंदौर के नाम, इस बात को ध्यान रखना। और ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमने इनको सॉल्व करके आना है, हमने इनको सही करके आना है। ये कुछ हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं आपसे, पूरा का पूरा करंट अफेयर, जिसमें 3 महीने का करंट अफेयर का डिस्कशन यहाँ पे होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम जरा आगे की पीडीएफ ले लेते हैं, क्योंकि अब जो अच्छा सॉरी सॉरी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जरा एक बार आप इसको देखिए। बहुत काम की चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत काम की चीज़ें, सब कुछ इसमें मिल जाएगा काम की चीज़ों के अंतर्गत। आप देखें, जैसे पद्म पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार, अब ये पद्म पुरस्कार 2025 के हैं। किस किस को पद्म पुरस्कार मिला है, और ये हमेशा पेपर में आते हैं, हमेशा। जैसे भैरू सिंह चौहान है, भैरू सिंह चौहान की अगर आपसे कोई बात करेगा, इनको पद्म पुरस्कार मिला है 2025 का, और आर्ट की फॉर्म में मिला है, आर्ट। भैरू सिंह चौहान को बजरंगपुरा गांव, महू, इंदौर से, इंदौर से आते हैं, बेसिकली महू के रहने वाले हैं। कला के क्षेत्र में मिला है पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म अवार्ड मिले हैं। निर्गुण कबीर गायक हैं, कबीर की से संबंधित हैं, और इंदौर जिले की महू तहसील में उनका छोटा सा गांव बजरंगपुरा है। पिता माधु चौहान भी कबीर गायन करते थे। कबीर वाणी, गोरखनाथ, ब्रह्मानंद, मीराबाई आदि संतों के भजन गाए हैं। हमने याद रखना है कि जो भैरू सिंह चौहान है, भैरू भैरू सिंह जो चौहान है, ये भैरू सिंह चौहान को पद्मश्री मिला है, पद्मश्री 2025। किस चीज के लिए? सिंगिंग के लिए, सिंगिंग के लिए इनको पद्मश्री मिल गया है, और कबीर गायन से संबंधित हैं। हालांकि गोरखनाथ, ब्रह्मानंद और मीरा आदि संतों के भजन भी गाते हैं, पर आप ध्यान रखेंगे कि जो भैरू सिंह चौहान है वो कला के लिए पुरस्कार मिला है। श्री हरिचंदन सिंह भट्टी, ये भोपाल के हैं, कला, कला चित्रकार हैं, जनजातीय कला। तो भैरू सिंह भट्टी भोपाल से हैं, जनजातीय कला के लिए वर्तमान में भारत भवन रूपांकर विभाग के निदेशक, जनजातीय संग्रहालय स्वरूप में महत्वपूर्ण योगदान, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन को संवारा, आदिवासी संग्रहालय खजुराहो को 2022-23 में नया स्वरूप दिया। तो ये सारे काम किए हैं। श्री हरिचंदन सिंह भाटी भोपाल से हैं, जनजातीय जो मॉन्यूमेंट होते हैं, ट्राइबल जो आर्ट है उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, अभी काफ़ी सारे काम कर लिए हैं, इसीलिए 2025 में इनको पद्मश्री मिल गया है। आप ध्यान रखेंगे, कला के क्षेत्र का, आर्ट के क्षेत्र का। श्री श्री बुधेंद्र कुमार जैन, जो बुधेंद्र कुमार जैन हैं, ये चित्रकूट सतना से आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है मेडिसिन के लिए, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के निदेशक हैं। तो बस हमने याद रखना है सिर्फ इतना सा कि बुधेंद्र कुमार जैन, ये चिकित्सा के लिए, मेडिसिन के लिए इनको पद्मश्री मिला है। श्री जगदीश जोशीला, खरगोन से आते हैं जगदीश जोशीला, साहित्य और शिक्षा के लिए इनको पुरस्कार मिला है। और श्रीमती शैली होलकर, ये महेश्वर से हैं, व्यापार एवं उद्योग के लिए महेश्वरी साड़ियों को पुनर्जीवित करने के लिए पद्मश्री मिल गया है। 3 ये हैं, 3 ये, और 2 हैं। हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 5 लोगों को पद्मश्री मिला है, 5 लोगों को पद्मश्री मिला है 2025 में मध्य प्रदेश के, जिसमें नाम याद करना मुश्किल तो नहीं है। हमने अर्जुन अवार्ड आपको पढ़ाया, 2 लोगों को मिला, और ये 5 लोग, ये 7 नाम हर हमेशा आपके मुंह जवानी होने चाहिए, आप इनको नहीं भूल सकते। चीता स्टेट का मिला सम्मान, देश में बढ़ रहा है मध्य प्रदेश का नाम। हम लोग चीता स्टेट भी है, चीता स्टेट। अभी तक आप लोग टाइगर स्टेट हुआ करते थे, चीता है, चीता के साथ में टाइगर स्टेट है, टाइगर के साथ में जो बल्चर है, इस बल्चर के स्टेट है, सोया स्टेट है, सोया, ठीक है, फॉरेस्ट स्टेट है। तो अब हम चीता द प्राइड ऑफ इंडिया के थीम पर मध्य प्रदेश की झांसी का होगा प्रदर्शन, और ये सारी चीजें प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चीतों का नया घर बना दिया है। ये सब कुछ हमको देखने को मिला। राष्ट्रीय सम्मान है 26 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे रविंद्र भवन परिसर भोपाल में दिए गए, ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग, कुछ राष्ट्रीय सम्मान है, नेशनल अवार्ड है, ये नेशनल अवार्ड आपको याद रखना है। जैसे अभी आपने पद्मश्री याद रखे, उसी तरीके से ये नेशनल अवार्ड को भी आप लोग याद रख लेना, क्योंकि नेशनल अवार्ड आपसे पूछे जाते हैं। देवी अहिल्या सम्मान 2022 के लिए मिला है श्री हेमलता उपाध्याय, ये खंडवा की रहने वाली है। श्री राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2022 के लिए श्री हेमलता उपाध्याय, खंडवा की, और 23 के लिए श्रीमती गीता त्यागी, ये प्रयागराज की है। तो अभी 25 में
2022 और 2023 की राष्ट्रीय राष्ट्रीय अहिल्याबाई सम्मान दिया गया है। 22 में हेमलता उपाध्याय हैं और 23 में श्रीमती गीता त्यागी, जो कि प्रयागराज की हैं, ध्यान रखिएगा। शरद जोशी सम्मान, ये भी 22-23 के लिए दिए गए हैं। श्री कैलाश चंद्र पंत 2022, ये भोपाल के रहने वाले हैं। और 23 का प्रभात कुमार भट्टाचार्य, ये उज्जैन के रहने वाले हैं। शरद जोशी सम्मान व्यंग्य के लिए दिया जाता है। तो कैलाश चंद्र पंत भोपाल 2022, और 23 की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो श्री डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, और ये उज्जैन के रहने वाले। राष्ट्रीय कबीर सम्मान, ये भी 22-23 का दिया गया है। कबीर सम्मान राम दशरथ मिश्री, दिल्ली के रहने वाले हैं कबीर। और 23 का लीलाधर जगुड़ी, ये देहरादून के रहने वाले हैं। 23 का लीलाधर जगुड़ी, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? देहरादून के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, ये 22-23 के वाले हैं। राघवराज भट्ट को, जो कि हैदराबाद के हैं, 2022 का। और 23 का श्री दिनेश चंद्र कुम्हार, ये राजसमंद के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2022 का। श्री देवेंद्र दीपक, नोएडा के रहने वाले हैं देवेंद्र दीपक। और नीरजा माधव, ये वाराणसी की हैं, इनको 23 का। 22 का भूल जाओ तो कम से कम 23 का तो आपने याद रखना ही रखना है, ठीक है। टीकमगढ़ की 2 लड़कियां प्रदेश की क्रिकेट टीम में शामिल हो चुकी हैं, ध्यान रखना। कौन? अश्विनी जपकल और इसका सिंह। ये दो जो बच्चियां हैं अपनी नेशनल क्रिकेट टीम में, इनका चयन हो गया है। और टीकमगढ़ की रहने वाली हैं दोनों की दोनों, ठीक है, दोनों की दोनों। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो आपने जाननी थी, है ना, जो आपने जाननी थी। और यहाँ से आपके सवाल बनने ही बनने होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ और करंट अफेयर आपके लिए लेते हैं। कुछ और करंट अफेयर्स का मतलब है कि जो हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर है वो भी आपसे डिस्कस कर दें, क्योंकि हमने जनवरी आपसे डिस्कस कर दिया है। सॉरी, इसमें तो पहले फाइल आ जाएगी, मार्च की आ जाएगी, लेकिन अपन को मार्च नहीं पढ़ना है। हम पहले फरवरी की बात करें, है ना, पहले फरवरी की, और उसके बाद फिर अपन मार्च महीने पे चले। मार्च महीने फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ले लेते हैं, और उसके बाद फिर सीधा अपन छलांग लगाएंगे कहाँ? अ, फिर अपन चलेंगे, ये देखो, ये है फरवरी का, ये फरवरी, फरवरी क्या है सर इसमें? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? पलक शर्मा। पलक शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, और 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में एक्वाटिक्स खेल के स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग इवेंट में तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो हमने याद रखना है कि पलक शर्मा इंदौर से है, और नेशनल गेम्स में यह है एक्वा डाइंग जो गेम है उसमें स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं। गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एम एस, है ना, MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्राप्त करता उद्योग संचालनालय और MSME विभाग मध्य प्रदेश, लगातार तीसरी बार ये पुरस्कार मिल गया है MSME को, ध्यान रखना। एक्सीलेंस का पुरस्कार मिला है MSME को मध्य प्रदेश IT IITS और ESDM क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश राज्य ITS सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं और ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के केंद्र के रूप में अग्रसर है। आपको याद रखना है कि हम IT जो फील्ड है, इस IT फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में, इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इनका और दूसरा कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, फर्स्ट व्हाइट टाइगर, गोविंदगढ़ रीवा मध्य प्रदेश भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बन रहा है। गोविंदगढ़ रीवा मध्य प्रदेश इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है। गोविंदगढ़ रीवा में व्हाइट टाइगर का ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है, और केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण CZA के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका पर्पस कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो व्हाइट टाइगर हैं, इन व्हाइट टाइगर की संख्या को हमको बढ़ावा देना है। अगर व्हाइट टाइगर बढ़ जाएंगे तो टूरिज्म बढ़ जाएगा, और जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोसिस्टम है, हम उसके जीवों को और बेहतर यहाँ पे संरक्षित कर पाएंगे। मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 ड्रोन के क्षेत्र में समग्र विकास को लेकर हमने बनाई है। आपने याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो ड्रोन नीति है ये कब की है? 2025 की है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्रोन डेटा रिपोजिटरी बनाना, ड्रोन स्कूलों की स्थापना,
वित्तीय प्रोत्साहन और रोजगार सृजन, ड्रोन क्षेत्र में वैश्विक विकास, ड्रोन का उपयोग। मान लो आप मेंस 2025 का पेपर देने जा रहे हैं या 2024 का इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप 2026 का ही मेंस देंगे, 25 और 26, तो हो सकता है कि ये आ जाए। एमपी की ड्रोन नीति कब बनी, आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको ऐसा कैसा मिल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आप फिर भी अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए, आई होप कि आप इसको लिख पाए होंगे, है ना, लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 51वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 से लेकर 26 फरवरी 2025 को हुआ कंदरिया महादेव मंदिर एवं देवी जगदम्बा मंदिर प्रांगण के मध्य आयोजित किया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो खजुराहो नृत्य समारोह है, यह सबसे बड़ा क्लासिकल जो डांस होता है, इस क्लासिकल डांस का सबसे बड़ा समारोह है, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन एशिया। 20 to 26 फेब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और कंदरिया महादेव एंड देवी जगदम्बा टेम्पल के बीच में किया जाता है। और इसका शुभारंभ 1974, इसका जो प्रारंभ है ये 1974 से शुरू हुआ है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 है, ठीक है। टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 आ गई है। 2030 तक राज्य के जीडीपी में औद्योगिक योगदान को 2.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक करना है। मजबूत औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, सतत और संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन करना। तो जो औद्योगिक संवर्धन नीति है 2025, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सीधा सा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है प्रदेश के अंतर्गत। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ जाएगा तो इसके फायदे क्या होगा? इंफ्रा डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा, सारे फायदे हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो उद्योग संवर्धन नीति का पर्पस तो वैसे भी हमेशा यही होता है कि इंडस्ट्री को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, ध्यान रखना। हम इसमें निवेश आधारित प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे। 50 से लेके 150 करोड़ रुपए तक के निवेश 40% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर आप 50 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सरकार आपको 40% प्रोत्साहन देने की बात कर रही है। 40% ज़्यादा आपको सरकार इंसेंटिव देगी। 200 करोड़ रुपए के तक के निवेश पर अतिरिक्त रियायतों के साथ 32% प्रोत्साहन और भी यहाँ पे रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन हम इनको आपको इंसेंटिव दे रहे हैं अप टू 32%। निवेशकों को बिजली पर विशेष छूट होगी। जो औद्योगिक संवर्धन नीति है उसका एक ही पर्पज़ है कि इंडस्ट्री को कैसे भी बढ़ावा दिया जाए, ध्यान रखना। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024, मध्यम स्कोरिंग राज्य हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आया है मध्यम स्कोरिंग राज्य के अंतर्गत और इसमें उड़ीसा भी है। मध्य प्रदेश का स्कोर 50.94% है। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 थी। शीर्षक कौन है? डिवोल्यूशन हस्तांतरण इंडेक्स रिपोर्ट। पंचायतों के 6 महत्वपूर्ण आयामों का मूल्यांकन है: रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही। हमको याद रखना है कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश मीडियम स्टेट की कैटेगरी में है। इसमें और भी सारे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा। हम मीडियम स्कोरिंग स्टेट के अंतर्गत आ रहे हैं, ध्यान रखना। विकेंद्रीकरण की प्रगति पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग प्रदान करती है ये रिपोर्ट। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं कर्नाटक, ये पहले नंबर पर है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 5 टॉप स्टेट हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऐसे आ सकते हैं आप इसको। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, KKT, महाराष्ट्र और यू, KKTMU, ठीक है। KKT या KKT जैसे भी, सॉरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, प्रदेश, ये टॉप स्टेट। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 लॉन्च कर दी है। राज्य में ड्रोन निर्माण, संयोजन और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए इसमें पूंजी सब्सिडी है,
कैपिटल सब्सिडी है, विशेष प्रोत्साहन है, स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, अनुसंधान और विकास की बात करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टाम्प शुल्क छूट है, स्टाम्प ड्यूटी एक्सटेंशन हमने कर दी है, निवेश में वृद्धि है ना, इन्वेस्टमेंट इन्हांसमेंट है, और संचालन और मंजूरी, ऑपरेशन एंड अप्रूवल सब कुछ मिल जाएंगे। तो अभी आपने देखी उद्योग संवर्धन नीति, उस उद्योग संवर्धन नीति के जैसे ही सरकार के द्वारा ड्रोन संवर्धन नीति लॉन्च की गई है 2025 के, इसमें इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 12 शहरों में आयोजित किए गए 28 जनवरी 2025 से, और समापन हुआ 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी उत्तराखंड में। देहरादून से शुरुआत हुई और हल्द्वानी उत्तराखंड में समाप्त हुआ, और मुख्य अतिथि गृह मंत्री थे। मौली एक पक्षी है, मोनाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज पक्षी। शीर्ष स्थान है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड का, ठीक है, 121 पदक यहाँ पे जीते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, सर्विस सपोर्ट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पहली रैंकिंग इसमें हासिल की गई है। तो आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं कहाँ पर हुए हैं, आप लोग बता देंगे ये हुए थे उत्तराखंड में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 5वीं रैंकिंग है, हमने इसमें याद रखना है कि पहले नंबर पर आया सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड, दूसरे पर आया महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर कर्नाटक, मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। हमने टोटल 82 पदक जीते, 82 ये 121 पदक हैं सर्विसेज के, लेकिन गोल्ड ज़्यादा जीते हैं। महाराष्ट्र ने टोटल पदक 198 जीते और हरियाणा ने टोटल पदक 153 जीते। लेकिन सर्विसेज के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीते गए, जो स्वर्ण पदक जीते गए, ये 68 थे, और इसी के आधार पर इनकी रैंकिंग हमने कितनी कर दी है, पहली है सर्विसेज की, दूसरी है महाराष्ट्र, तीसरी हरियाणा, चौथा कर्नाटक, पांचवा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स को सहायता, प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता और विशेष प्रोत्साहन इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए उद्यमों को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, समावेशी वित्तीय सहायता है, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 18% अधिकतम 18 लाख रुपए तक की सहायता है। अन्य स्टार्टअप को 15% अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता है। सरकार स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना चाहती है, और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए SC ST एंड विमेन को 18% का सपोर्ट कर रही है, अधिकतम 18 लाख रुपए का, और अदर जो स्टार्टअप लगेंगे उनको 15% अधिकतम 15 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देगी या सरकार सपोर्ट करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा और IPR ये अलग अलग चीजें हैं, देख लीजिएगा। गिद्धों की संख्या में वृद्धि, वन विभाग द्वारा 2025 में प्रदेश स्तर पर गिद्धों की गणना में 12,981 देखने को मिली है। प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा जो बल्चर हैं, नंबर ऑफ बल्चर इन द स्टेट लेवल सेंसस बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 2025 इज 12,981, है ना, 9,081 देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ vultures in the country. Madhya Pradesh has become the highest number of vultures in the country. डेटा कलेक्शन वन विहार नेशनल पार्क भोपाल के द्वारा डेटा कलेक्शन किया गया है। स्टार्ट ऑफ काउंटिंग ऑफ वल्चर्स इन द स्टेट ईयर 2016, जो शुरुआत की गई 2016 से की गई थी। टोटल स्पीसीज ऑफ वल्चर इन द स्टेट 7, 4 लोकल एंड 3 माइग्रेटरी। तो ये ध्यान रखना, 2016 से इसकी शुरुआत की गई है, और हमारे पास 7 प्रजातियां हैं, जिनमें 4 स्थानीय हैं एवं 3 प्रजाति पक्षियां हैं। गिद्धों की संख्या 2019 में 8,397, 21 में 9,446 और 24 में 10,845। ये बढ़ रहा है, ये संख्या जो है, ये संख्या इंक्रीज हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और यहाँ से सवाल कोई भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आदिवर्ष संग्रहालय में सांस्कृतिक जनपदों का लोकार्पण, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में, सहयोगी देश था जर्मनी, है ना, जर्मनी। ठीक है, आप ध्यान रखना, जर्मनी कांसुल जनरल अचिम फेविंग, ये सब कोई मतलब नहीं, हमें याद रखना है कि जो जर्मनी था ये हमारा सहयोगी देश था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य रूपांकर कला पुरस्कार 2025-24-25, 51वीं खजुराहो नृत्य के शुभारंभ पर दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार सुश्री दिव्या पोरवाल को दिया। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, आप समझिए, देवलालीकर पुरस्कार दे दिया सुश्री दिव्या पोरवाल को। रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार, तो जो फड़के पुरस्कार है सुश्री वीणा सिंह को दिया गया है।
नारायण श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार सुश्री रश्मि कुरेल को दिया गया है। आप याद रखना कि जो देवीलाल पुरस्कार है ये सुश्री दिव्या पोरवाल को दिया गया है, बाकी और कोई याद नहीं रखना है। विष्णु चिंचालकर, ये लकी जायसवाल को दिया गया है। विष्णु प्रदेश बायोफ्यूल योजना 2025 प्रदेश की कृषि शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाकर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, ये है बायोफ्यूल नीति। ध्यान रखना कि प्रदेश की कृषि शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इनोवेशन बाय मेकिंग फुल यूज ऑफ एग्रीकल्चर पावर, कृषि का पूरा उपयोग करके इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं और हरित ऊर्जा उत्पादन और रोजगार सृजन की क्रांतिकारी पहल है। बायोफ्यूल उत्पादन संयंत्र के लिए भूमि आवंटन और प्रोत्साहन, भूमि आवंटन होगी, निवेश प्रोत्साहन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा और करों में रियायतें दी जाएंगी। तो बायोफ्यूल नीति 2025 की है, ड्रोन 2025 की है, उद्योग संवर्धन 2025 की है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बायोफ्यूल और ग्रीन एनर्जी में निवेश को बढ़ावा, सप्लाई चेन और उत्पादन सुविधाओं का विस्तार, बायो सीएनजी, बायोमास ब्रिकेट एवं पैलेट बायोडीजल उत्पादन। तो जितनी भी चीजें हैं बायो ऊर्जा से संबंधित सारी की सारी इसमें हमने इंक्लूड कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस 1 से 4 मार्च 2025 इस जो पेंच है, पेंच सिवनी मध्य प्रदेश में हुई है और कॉन्फ्रेंस में 22 राज्यों के निर्वाचन आयुक्त शामिल किए। तो राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस है ये 1 से 4 मार्च 2025 को पेंच सिवनी में हुई है। बेटा ध्यान रखना, 1 से 4 मार्च को पेंच सिवनी में हुई है और यहाँ 22 राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इसमें भाग लिए हैं। ध्यान रखिएगा। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2025 राज्य को वैश्विक नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के केंद्र के रूप में स्थापित करना। राज्य को वैश्विक नवाचार, टू एस्टेब्लिश द स्टेट एज ए हब ऑफ ग्लोबल इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वैश्विक नवाचार का हब बनाना है और नीति विशेष रूप से आईटी, फिनांस, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। ध्यान रखना, भारत की प्रथम जीसीसी नीति, भारत की पहली जीसीसी नीति है पूंजीगत व्यय, वेतन, कौशल उन्नयन, अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन। नीति के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड एमपीएसडीसी रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली नीति 2025 हमने बता दी है। इसके लक्ष्य क्या है? एआई, साइबर सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता देना है। आईआईटीएस, उन्नत विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर प्रदेश को टेक्नोलॉजी का हब बनाना है, ये इसका पर्पज है। ठीक है। सेंट्रल इंडिया फैब्रिक एंड फैशन एक्सपो 2020 मध्य प्रदेश के वस्त्र और फैशन उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना। प्रमुख आकर्षण क्या है? ओडीओपी उत्पाद, जरी, जरदोजी, ब्लॉक प्रिंट, बाग प्रिंट, महेश्वरी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टॉल्स, ब्रगनैनी, बॉन्ड पेंटिंग, बाग प्रिंटिंग, इन सब को इसमें दिखाया गया। ध्यान रखना। 5F विजन है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन पर आधारित दृष्टिकोण है और B2B सहयोग करना है। प्रदर्शनी में वस्त्र निर्माण, परिधान ब्रांड और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की भागीदारी से B2B नेटवर्किंग को मजबूत किया गया है। MP मोबिलिटी एक्सपो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया गया। इस बात को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पीथमपुर भारत का डेट्रॉइट, मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र, ऑटोमेटिव उद्योग का गढ़, मूल उपकरण निर्माताओं OEMs और एशिया की सबसे बड़े नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक का घर है। सुविधाएं, उन्नत परीक्षण सुविधाएं, अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये डेट्रॉइट, डेट्रॉइट भारत का है। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हल्के में नहीं लेना है, ये भारत का डेट्रॉइट है पीथम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चीज़ों को और समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, है ना। चीज़ों को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि और नहीं समझेंगे तो कैसे चीज़ें आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगी। और चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा तो समझना पड़ेगा ही, है ना, थोड़ा तो हमको समझना ही पड़ेगा।
और अब हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स है, इस मार्च महीने के करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। चलिए तो हम लोग मार्च 2025 मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम मार्च महीने की बात कर रहे हैं। और मार्च महीने के अंतर्गत जो सबसे पहला करंट अफेयर्स है, ये मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MPTC, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MPTC आप इसको कह सकते हैं। इसको 11वां गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड मिला है। 11th गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड मिल चुका है। आप देखना, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MP ट्रांस को ऑनर्ड विथ 11th गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड। तो PSU का 11वां जो गवर्नेंस नाउ अवार्ड है, ये किसको मिला है? MP की जो कंपनी है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MPTC को मिला है। आयोजन किसके द्वारा किया गया है? गवर्नेंस नाउ संस्था के द्वारा, गवर्नेंस नाउ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और पुरस्कार की श्रेणी क्या है? ऑटोमेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी श्रेणी में ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि कौन सा अवार्ड मिला है? ऑटोमेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी की श्रेणी में ऑपरेशनल एक्सीलेंस का अवार्ड मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन जो कंपनी है, इस ट्रांसमिशन कंपनी को 11th गवर्नेंस नाउ पुरस्कार मिला है। इसमें ऑटोमेशन का अवार्ड मिला है। ऑटोमेशन की कंपनी ऑटोमेशन पे वर्क कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में होली पे मनाया जाता है या होली से मनाया जाता है, ध्यान रखना। भगोरिया पर्व अभी रिसेंटली मनाया गया। भगोरिया का संबंध किससे है? आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भगोरिया है, इस भगोरिया का संबंध हमको जनजातियों से देखने को मिलता है। जनजाति की भी बात करते हैं तो स्पेशली जो भील ट्राइब है, इस भील ट्राइब से। और भगोरिया का संबंध धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, वैवाहिक भी है। यह उस सब का एक पर्व होता है। इसके 3 चरण होते हैं, 3 चरणों में यह संपन्न होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह एक परिणय संस्कार भी है कि इसमें जो भील जनजाति के, भील समुदाय के बालक बालिकाएं हैं, वो आपस में मिलते हैं और अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसमें गुलाल लगा देते हैं। और गुलाल लगाने के बाद फिर जो लड़का है, उसको लड़की को लेकर एक पर्टिकुलर दूरी तक दौड़ना होता है, भागना होता है उसको उठा के, और लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं दौड़ पाता है, नहीं भाग पाता है, तो शादी फिर अगले साल होगी, इस साल शादी नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो भगोरिया का संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश में झाबुआ अलीराजपुर से है, ध्यान रखना। इसमें त्योहारिया हाट या सरोडिया हाट होलिका दहन से 7 दिन पहले से ही आदिवासी इलाकों में लगने वाला बाजार है। और 7 दिन पहले, तो 7 डेज बिफोर ये जो कहानी शुरू होती है, और यहीं से शुरुआत मानी जाती है किसकी? भगोरिया की। भगोरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है। जब भी आप मध्य प्रदेश की संस्कृति को लिख रहे हैं, संस्कृति या कल्चर को लेकर कुछ लिख रहे हैं, आप उसमें भगोरिया को जरूर लिखिएगा कि भील समुदाय के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना। मुक्ति की उड़ान पत्रिका, एक पत्रिका है मुक्ति की उड़ान। विमोचन किसने किया है? लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपदा उइके के द्वारा। तो हमको याद रखना है कि जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है, ये कौन है? ये संपत्तिया उइके हैं, संपत्तिया उइके, ध्यान रखिएगा। रिलीज्ड बाय हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर श्रीमती संपत्तिया उइके। जो संपत्तिया उइके हैं, उनके द्वारा इस पत्रिका का विमोचन किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या है? मंत्री श्रीमती संपदिया उइके के सार्वजनिक जीवन, कार्यों और विभागीय पहलों से जुड़ी जानकारियां हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रमुख उपलब्धियां और योजनाएं हैं। तो मुक्ति की जो उड़ान पत्रिका है, उसमें 2 चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। पहला तो ये है कि संपत्तिया उइके के जीवन के जो कार्य हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको शामिल किया गया है। दूसरा, स्वास्थ्य के संबंध में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है, वो यात्रा को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मुक्ति की उड़ान पत्रिका किससे संबंधित है? संपत्तिया उइके से संबंधित है। लोक स्वास्थ्य पे आधारित है। उनके जीवन कार्यों को भी इसमें वर्णित किया गया है और इसका विमोचन भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभार हमें 2 मार्कर में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार, सशक्त पंचायत है ना, सशक्त एम्पावर्ड पंचायत लीडरशिप पुरस्कार जो मिला हुआ है श्रीमती अर्चना सिंह, सिंगरौली जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हैं। तो अर्चना सिंह का याद रख लीजिए। जो अर्चना सिंह है,
इन अर्चना सिंह को हमने क्या दिया हुआ है, सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार। राष्ट्रीय कार्यशाला नेशनल वर्कशॉप हुई, उस नेशनल वर्कशॉप में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा में श्रीमती अर्चना सिंह का योगदान, इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन को बेहतर करने का काम किया। अर्चना सिंह सिंगरौली जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने एरिया में, अपनी जो पंचायत है वहां पर क्या किया, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त बनाया और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया, और इसी के साथ में एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आई। इसीलिए सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार इनको मिला है। अर्चना सिंह को कहां से आती हैं, सिंगरौली से। ये आयोजन कहां हुआ आप बताएंगे, ये आयोजन हुआ है बेटा विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ध्यान रखना। महिला शिक्षा में सुधार किया इन्होंने, रिफॉर्म इन विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सड़क अधोसंरचना विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये काम इनके द्वारा किए गए, इसीलिए इनको यह पुरस्कार मिला है। स्मार्ट सिटी पहल में एमपी के 7 शहर हैं। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करोगे तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश की 7 सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। आप सबको पता है कि भारत सरकार का मिशन था 100 शहरों को स्मार्ट बनाना था, उसमें मध्य प्रदेश के 7 शहरों को शामिल किया गया है। ये 7 शहर कौन कौन से हैं देख लीजिए। भोपाल जो कि कैपिटल है, इंदौर में कोई दिक्कत नहीं है। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना, इनको हमने स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है, शहरों में सुशासन और नागरिक सेवाओं को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सशक्त बनाना। तो पहला सवाल तो यह है कि स्मार्ट सिटी पहल में मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं, आप बता देंगे। मध्य प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा याद रखना चैलेंजिंग है, लेकिन याद रख सकते हैं। जैसे इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इसी के साथ में एक शहर और है जिसे आप लोग सतना के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। ग्वालियर है, उज्जैन है, सागर है और सतना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना, ये 7 शहर को हमने शामिल किया है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। इसका मतलब क्या है, सुशासन और नागरिक सेवाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाना। स्मार्ट सिटी में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। इनका मानना यह है कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरिया जहां स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, इनको हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना देते हैं। टेक्नोलॉजी, यहां तकनीक का ज्ञान हम भर देते हैं, तो ये जो शहर है, ये शहर आधुनिक तरीके से वर्क करना शुरू कर देंगे। तो कितने शहरों को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी पहल में, एमपी के 7 शहर हैं। कौन कौन से हैं आप इसको याद रख लेंगे। जनजातीय देवलोक की स्थापना, जनजातीय देवलोक की स्थापना की जा रही है। ट्राइबल देवलोक एस्टेब्लिश किया जा रहा है। राज्य सरकार और जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और पूजा पद्धतियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय संस्कृति टू प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशन एंड वर्शिप प्रैक्टिस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इनको संरक्षित करने के लिए जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन, ठीक है। जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन 4 मार्च को मुख्यमंत्री निवास में किया गया। मुख्यमंत्री निवास पे हमने जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन कर दिया। जनजातियों द्वारा प्रतीक और प्रतिमा में अपनी आस्था को व्यक्त करना, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग देवी देवताओं और प्रतीकों की उपासना करना। तो आपसे कोई पूछेगा कि जनजातीय देवलोक समारोह ये कहाँ किया गया, 4 मार्च 2025 को भोपाल में मुख्यमंत्री जो निवास है, इस मुख्यमंत्री निवास में इसका आयोजन किया गया। इसका पर्पस है ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करना, जो जनजातीय संस्कृति है, ये जनजातीय संस्कृति को संरक्षण करना। क्यों? क्योंकि जनजातियां प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई है, वो प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति को भगवान मानती है, प्रकृति को जीवन मानती है और प्रकृति में ही रहती है। इसीलिए हमको ट्राइबल जो कल्चर है, इस ट्राइबल कल्चर को संरक्षित करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हीं लोगों ने क्या किया, इन सभी मान्यताओं को एकीकृत कर जनजातीय देवलोक के रूप में संरक्षित करना है। इनमें जनजातीय समाज के ओझा, पटेल, पुजारा, तड़बी, भूमक्का, पंडा, गुनिया आदि की विचारधाराओं को शामिल किया जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक आइडियोलॉजी बना देते हैं, एक सिंगल थॉट बना देते हैं, और ये सिंगल जो थॉट होगा, ये सिंगल थॉट सभी ट्राइब को लीड करेगा।
जितने भी हमारे पास ट्राइबल हैं इनको लीड करेगा, या इनका एक एक ठिकाना, एक मुकाम हम लोग बना देते हैं जिसे जनजातीय देवलोक के नाम से जाना जाएगा। और इसमें सभी समाज के जो बड़े लोग हैं या जो समझदार लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश हरित और श्वेत क्रांति की ओर बढ़ता कदम। मध्य प्रदेश ने हरित और श्वेत क्रांति की ओर अपने कदमों को बढ़ा दिया है। कैसे? जैविक खेती में अग्रणी हैं हम, अग्रणी, पहले भले नहीं है लेकिन आप एरिया के आधार पर पहले नंबर पर आते हैं, ध्यान रखना। एरिया में जैविक खेती में हम लोग पहले नंबर पर आते हैं। प्रतिशत की जब भी बात आएगी तो प्रतिशत में तो आप सबको पता है कि सिक्किम ही भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य है, लेकिन परसेंटेज एरिया की जब भी बात करोगे हम पहले नंबर पर आते हैं। देश की कुल जैविक खेती में 40% योगदान देते हैं। 40% ऑर्गेनिक फार्मिंग एमपी में होती है। दूध उत्पादन का मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। हम थर्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, तीसरे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं, और देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 9% योगदान हम लोग देते हैं। सांची ब्रांड राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच चुका है। अब ये वाला जो आर्टिकल है इससे प्रीलिम्स के सवाल बनने की संभावना तो नहीं है, प्रीलिम्स में काफी कम सवाल बनेंगे, लेकिन मेंस ओरिएंटेड जरूर है। मेंस ओरिएंटेड कैसे है? आप जब फार्मिंग को लिख रहे होगे तो फार्मिंग में ये जैविक खेती वाला टॉपिक लिख देंगे कि जैविक खेती का एक अग्रणी राज्य है और 40% कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं देश में। इसी के साथ में एरिया के आधार पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में होती है। इस बात को ध्यान रखना। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि पूरे भारत में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुई, ये सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग एमपी से शुरू हुई। हालांकि अभी प्रतिशत में भले सिक्किम भारत का 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट है, लेकिन हम भी 40% योगदान कर रहे हैं। साथ में दुग्ध उत्पादन का डेटा जब आप लोग लिख रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन को लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में मिल्क उत्पादकता या मिल्क का उत्पादन, वहां आप इस आर्टिकल को लिखेंगे कि मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है दुग्ध उत्पादन में। पहले नंबर पर यूपी और राजस्थान है शायद, या यूपी या हरियाणा, एक बार उसको क्रॉस चेक करना। हम तीसरे नंबर पर आते हैं, ध्यान रखना। सांची ब्रांड, जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिख रहे हैं या कोऑपरेटिव को लिख रहे हैं तो सांची का एग्जांपल दीजिए कि सांची एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव ब्रांड है, और एक कोऑपरेटिव बनने के बाद ये कितना फैला है, कितना बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में निवेश की बाढ़ थीम सीड टू सेल्फ पर विशेष सत्र है। 2 मेगा फूड पार्क है, 8 फूड पार्क है, 5 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है। आप ये देखिए, अब यहां से अगर आप फूड सिक्योरिटी को लिख रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को, तो फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक में इसको लिख दीजिए। या अगर आप फूड प्रोसेसिंग को लिख रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधन, उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं कि हम खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो थीम थी सीड टू सेल्फ पर एक विशेष सत्र आयोजन किया गया। 2 मेगा पार्क है, 2 मेगा फूड पार्क है, आप सबको पता है, एक इंडस है और एक अवंतीबाई है। 8 फूड पार्क है, अलग अलग शहरों में 8 फूड पार्क है, और 5 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है। सिंचाई परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र का विस्तार, 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुआ करती थी 2003 में, और अब बढ़ाकर हमने 50 लाख हेक्टेयर पहुंचा दिया है। तो 3 लाख से सीधा 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो हमें इस आर्टिकल से कितनी सारी चीजें मिल गई, आप देखिए। GIS भोपाल, रोजगार और आर्थिक मजबूती यहां से हमको मिल रही है। खैर मैं जरा 4000 करोड़ रुपए के निवेश से 8000 प्लस रोजगार अवसर सृजन करने का लक्ष्य है। कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने से आर्थिक सशक्तिकरण होगा। जो कृषि उत्पाद है, उस कृषि जो मशीनरी है, उस मशीनरी के अगर हम निर्माण करेंगे तो सीधी सी बात है कि इससे रोजगार का सृजन होगा और आत्मनिर्भरता हमको मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लीज लिख लीजिए आप इसको, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए डन, ठीक। अब इस आर्टिकल को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कृषि और इस पे बात की आपसे, एग्रीकल्चर, 3 चीजें डिस्कस की हैं। एक तो है एग्रीकल्चर के साथ में है मिल्क प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग,
ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ एक और जो डेटा आपसे डिस्कस किया है वो डेटा भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप फूड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पे हमें फूड प्रोसेसिंग देखने को मिल रहा है। तो इतनी सारी चीजें एक ही जगह देखने को मिल रही हैं। एग्रीकल्चर में हमने 2-3 चीजें आपसे डिस्कस की। क्या डिस्कस की कि एक तो हम देखो, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश लार्जेस्ट मतलब वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट फूड प्रोडक्शन करने लगा है। सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से एक है यूपी, और उसके बाद आप एमपी को ही रखते हैं। यहाँ जो वीट है उस वीट का प्रोडक्शन बहुत होता है, गेहूं का उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा है, बहुत उत्पादन होता है। इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि जो इरिगेशन है, ये इरिगेशन जो 3 लाख हेक्टेयर जमीन पे हुआ करती थी 2003 में, हमने उसको 2025 में सीधा 50 लाख हेक्टेयर पहुंचा दिया है। कुछ वर्षों में यह 50 लाख हेक्टेयर में पहुंच गई है। तो इरिगेशन वाले डेटा में आप इसको लिख देंगे, काम चल जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन की जब भी बात आएगी बेटा, मिल्क प्रोडक्शन में आप तीसरे नंबर पे आते हैं, हम तीसरे नंबर पर आते हैं। थर्ड सोचिए, थर्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। तो ये डेटा भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिल्क होता है मुरैना में, जो मुरैना है यहाँ सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अगर डेटा लिख रहे हैं तो 2-3 चीजें आप यहाँ से निकाल ही सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जैसे सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि हम 40% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। 40% देश की बात कर रहे हैं, 40% ऑफ कंट्री ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। और आप देखेंगे कि एरिया के आधार पर, एरिया या क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग यहीं से होती है। और 1995 में फर्स्ट जो यूनिट लगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की भारत में, वो भी यहीं से शुरू होती है, मध्य प्रदेश से। ध्यान रखना, हमने फूड प्रोसेसिंग की काफी सारी अपॉर्चुनिटी बता दी। क्या बता दी सर? देखो, हमारे पास 2 मेगा फूड पार्क है, 2 मेगा फूड पार्क है। कुछ याद रहे नहीं रहे, ये जरूर आपने याद रखना है। 8 हमको देखने को मिलेंगे फूड पार्क, 8 यहां आपको देखने को मिल जाते हैं फूड पार्क। फिर 5 फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर देखने को मिलेंगे। इतनी सारी चीजें हैं जो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रही हैं, और इससे बहुत सारा रोजगार सृजन हमको देखने को मिलेगा। एक ही आर्टिकल ने मेंस के 4-5 आर्टिकल को कवर कर दिया है, और आप इसको ऐसा कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। कहते हैं ना सर, करंट अफेयर से टॉपिक को ऐड करना है। करंट अफेयर्स को ऐड करने का मतलब यही होता है कि जो चीजें करंट में चल रही हैं आप उसको अपने परंपरागत सब्जेक्ट के अंतर्गत लिख के आ जाएं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट सपोर्ट मिशन। मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.23 करोड़ रुपए की मंजूरी, 1.23 करोड़ रुपए की मंजूरी भारत सरकार के नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत मिली है। ठीक है, उद्देश्य मध्य प्रदेश के विकसित भारत 1947 के लक्ष्य को साकार करने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। स्वीकृति के तहत 3 प्रमुख फैले हैं। महिला उद्यमिता मंच, विमेन एम्पावरमेंट हमको बढ़ावा देना है। राज्य डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म बनेगा, और ग्रोथ हब पहले यहां पे शुरू होगी। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि 1.23 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी भारत सरकार ने जो दी है एमपी को, वो किस पहल के अंतर्गत की गई है? स्टेट सपोर्ट मिशन। स्टेट सपोर्ट मिशन को किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। और नीति आयोग ने ये मदद क्यों दिलाई है? क्योंकि वो 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश हमारा सहयोगी करे, इसीलिए स्टेट सपोर्ट मिशन यहाँ पे चल रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं? हरित सेवा, ग्रीन सर्विस का शुभारंभ, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी के वाहन पोर्टल में वाहनों पर लगाए जाने वाले सीएनजी किट के प्रमाणन की पुष्टि की जाती है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUCC वाहनों से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के लिए यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी, borrowers to builders women role in India's financial growth story, रिपोर्ट 3। मार्च 2025 ट्रांस यूनियन सिविल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP द्वारा माइक्रो सेव कंसल्टिंग
MSSC द्वारा देश में महिला उधारकर्ताओं की सर्वाधिक हिस्सेदारी तमिलनाडु में। आप इतना देख लीजिए, पूरी कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो उधारकर्ता हैं या सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस लेती हैं, पैसा लेती हैं, वो महिलाएं कहाँ पर देखने को मिलेंगी? तमिलनाडु। और ये 44% महिलाएं हैं, 44% महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट में देख लीजिए कि तमिलनाडु पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, फिर चौथे नंबर पर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश आपका 7वें नंबर पर है। यहाँ 25% महिलाएं ऐसी हैं जो लोन लेती हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि 25% महिलाएं ऐसी हैं जो अपना एंटरप्राइज को शुरू कर रही हैं, अपनी उद्यमिता को शुरू कर रही हैं, या अपने उद्यम को शुरू कर रही हैं। तो सबसे ज्यादा महिलाएं उधार कहाँ रहती हैं? तमिलनाडु में। MP कहाँ आता है सर? 7वें नंबर पर। इस बात को देख लीजिएगा, ठीक है। अब है 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप, भोपाल में हुई 3 से लेकर 7 मार्च के बीच में। कौन से नंबर की है? 42वें नंबर की, सीनियर कैटेगरी में है, और रोइंग की चैंपियनशिप है, होगी कहां? भोपाल में 3 से लेकर 7 मार्च के बीच में। 42 नंबर की है नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप, 3 to 7 मार्च को यह हेल्ड हुई है भोपाल में, ध्यान रखना। भोपाल के बड़े तालाब स्थित राज्य वाटर स्पोर्ट अकादमी बोट क्लब के द्वारा आयोजन किया गया। उद्देश्य वाटर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना और युवाओं को एक नया प्रदान करना। प्रतियोगिता का स्वरूप क्या है? कुल 14 इवेंट का आयोजन किया गया। 2 पैरा सिंगल सकल महिला और पुरुष वर्ग शामिल हैं। 27 टीमों के 500 से अधिक खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हुए। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का ये है कि जो रोइंग की टूर्नामेंट हुआ सीनियर का 42वें नंबर का, ये मध्य प्रदेश में हुआ, और MP का जो बड़ा तालाब है, इस बड़ा तालाब में आपको देखने को मिलेगा। इवेंट में क्या क्या हुआ उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर हम रोइंग खेल के इतिहास की बात करें तो प्राचीन मिस्र, ग्रीस और रोम में परिवहन के रूप में, और खेल के स्वरूप की शुरुआत हुई 1828 यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोट रेस का आयोजन करा के। प्रतिस्पर्धा की दूरी होती है 2000 मीटर, इतनी दूर तक जाना होता है। और रोइंग की प्रकार है डबल स्कल्स और स्वीप रोइंग, ठीक है। 2 प्रकार का रोइंग हमको देखने को मिल सकता है। तो रोइंग अगर आपसे कोई पूछेगा आप इसको बता देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप है, ये भोपाल में हुई। आप इसको देख लीजिएगा, अपने काम का इतना ही है। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता, देखो वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता है 24वें नंबर की, और अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल की है। हुई कहां पर है? भोपाल में। हमारे काम का सिर्फ यही डेटा है, कहां पर हुई है? भोपाल में। किसने कितने पदक जीते कोई मतलब नहीं है। 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के 557 132 महिला खिलाड़ी प्रतिभागी थे। इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई कोई मतलब नहीं। हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इसका आयोजन किया गया, और ये 24वें नंबर की थी, और हुई कहां पर? भोपाल में। अपने काम का डेटा बेटा क्या है कि भोपाल में आयोजित की गई है, और इतने राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वेयर वुल्फ सिंड्रोम मुख्य बिंदु, बियर वुल्फ सिंड्रोम हाइपर है ना, हाइपर ट्री चलिए, तो रेडियो कॉलर ट्रैकिंग एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। भारतीय भेड़ियों पर शोध के लिए नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य में 3 भेड़ियों को रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा। अध्ययन की अवधि होगी फरवरी 2024 से 2 वर्ष। जबलपुर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा यह काम किया जाए। तो रेडियो कॉलर के द्वारा ट्रैकिंग किसकी की जा रही है? तो रेडियो कॉलर के द्वारा जो ट्रैकिंग की जा रही है भेड़ियों की जा रही है।
और ये कहाँ पर की जाएगी? नौरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सबको पता है अब वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हमने इसको शामिल कर दिया है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर बन चुका है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? स्टेट स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ये जबलपुर में है, जबलपुर में। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, ये भी जबलपुर में ही है। भेड़ियों के जीवन, खानपान, आवास और दिनचर्या का अध्ययन करना, बाघ, तेंदुए जैसे अन्य जंगली जानवरों के साथ उनके सह अस्तित्व का अध्ययन करना। ये भेड़ियों पे रेडियो कॉलर ट्रैकिंग करेंगे, उन पर रेडियो कॉलर लगाई जाएगी और फिर ट्रैकिंग करेंगे ये जंगल में कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारी बातें हमको समझना है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है भाई। अब भेड़ियों की स्थिति की बात करते हैं। 2022 की गणना के अनुसार भारत में कुल 3170 भेड़िए हैं, मध्य प्रदेश में 772, देश की जनसंख्या का 20%। तो देखो, अब हम एमपी की बात करते हैं। तो एमपी में 3-4 चीजें आपको समझ में आ गई हैं। एक तो चीता, चीता सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है टाइगर, टाइगर। और हमने चर्चा की थी आपसे बलचर। अब चौथे नंबर बेटा कौन आ गया? ये बोबिल्स और आ गए, है ना। हम बोबिल्स की बात करते हैं या भेड़िया की बात करते हैं, ये है। इन चारों में मध्य प्रदेश अभी तक पहले नंबर पर है। कोई और जानवर आएगा उसमें ही बता देंगे एमपी कहाँ पर है पहले नंबर पर। तो रेडियो कॉलर ट्रैकिंग की जा रही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य, बहुत चर्चा हुई है इस पर। 9 मार्च 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा यह अनाउंस किया गया। भारत का 58वां तथा प्रदेश का नवा नवा प्रोजेक्ट टाइगर है, पीटी है। माधव नेशनल पार्क यह 1958 में स्थापित हुआ और शिवपुरी में अवस्थित है। जॉर्ज कौशल का भवन है और मनिहार नदी आपको यहाँ देखने को मिलती है। जो मनिहार नदी है, ये मनिहार रिवर आपको इसी में देखने को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहाँ है सर? ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में। भारत के 32 प्रमुख बाघ कॉरिडोर में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित हो चुका। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान बेटा शिवपुरी में, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्लाई ऐश प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, पुरस्कार मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी एमपीपी जीसीएल के 3 ताप विद्युत ग्रहों को प्रदान किया गया है। फ्लाई ऐश के प्रबंधन में अवार्ड गिवन टू 3 थर्मल पावर प्लांट्स ऑफ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी MPPGCL फ्लाई ऐश के मैनेजमेंट की। श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह ये दोंगलिया में है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह ये सारणी में है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में है। मिशन एनर्जी फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फ्लाई ऐश प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। कितने थर्मल पावर प्लांट को मिला है? 3 थर्मल पावर प्लांट जो है ना मध्य प्रदेश के, इनको मिल चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 3 कौन कौन से हैं बेटा, हम आपको बता देते हैं। जिसमें श्री संत सिंगाजी है, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है, अमरकंटक है। आगे बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश उपयोगिता 2025 के विषय पर आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय आवासीय सम्मेलन के दौरान पुरस्कार श्रेणी 500 मेगावाट से कम क्षमता सतपुड़ा ताप विद्युत गृह और अमरकंटक ताप विद्युत गृह, 500 मेगावाट से अधिक क्षमता श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह। तो 2 कैटेगरी में ये पुरस्कार भी मिले हैं, एक 500 मेगावाट से कम और एक 500 मेगावाट से ज़्यादा की कैटेगरी में हमको मिल गई है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने भीमबेटका का दौरा किया था। जो आप सबको पता है कि अभी फिनांस जो कमीशन चल रहा है, इस वित्त आयोग के भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत भीमबेटका का दौरा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और उनके सदस्यों ने किया। भीमबेटका आप सबको पता है कि अपनी रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है और कलर्ड रॉक पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रॉक आर्ट इको पार्क म्यूजियम प्रस्तावित है और ये कहाँ है सर? ये रायसेन में है और यूनेस्को की साइट है। ये रायसेन में है और यह यूनेस्को साइट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नक्सल मुक्त भारत अभियान 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास, संचार सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, हॉक फोर्स बल में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। सड़क निर्माण और आवागमन, सतत निगरानी और समीक्षा। हमारे मध्य प्रदेश के 3 जिले, एक है बालाघाट, जहाँ पे हमको नक्सली देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ के कारण।
फिर है मंडला, और एक जिला और है डिंडौरी। ये 3 जिले हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं, इनको खत्म कर देंगे तो नक्सल की समाप्ति में भारत सरकार का जो सहयोग है ये एमपी सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। तो नक्सल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धित है मध्य प्रदेश सरकार, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मध्यम गणित फाइबर बोर्ड एवं संबंध उत्पाद संयंत्र, भिंड जिले के मालनपुर एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना की विशेषताएं क्या है? मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एमडीएफ, प्लाईवुड और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। मेगा स्तरीय आधुनिक विनिर्माण इकाई है। कृषि आधारित उद्योग और हरित पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर होंगे। तो मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं संबंध उत्पाद संयंत्र लगा है कहाँ? मालनपुर। और मालनपुर कहाँ है सर? मालनपुर है भिंड। तो भिंड में अब औद्योगिक या इंडस्ट्री बढ़ रही है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। टॉपर्स की डायरी जीत के राज, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास को बेटा समत्व भवन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। लेखिका कौन है? डॉक्टर कनिका शर्मा। तो कनिका शर्मा की एक बुक है टॉपर्स की डायरी जीत के राज। पुस्तक विशेष रूप से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और परीक्षा के भय को दूर करने में सहायक होती है। इस बुक का पर्पज यही है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा दें। यूनेस्को की संभावित सूची में भारत के 6 नए स्थल। यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें भारत के 62 हो चुके हैं स्थलों की संख्या। और यूनेस्को की अनंतिम सूची, टेंटेटिव जो लिस्ट है वह सूची होती है जिसमें किसी देश के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के संभावित नामों को शामिल किया जाता है। यूनेस्को की संभावित सूची में भारत के 6 नए स्थल हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमल मेगालिथिक तेलंगाना, अशोक शिलालेख स्थल बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, 64 योगिनी मंदिर सीरियल नामांकन मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, गुप्त मंदिर ये उत्तरी भारत, बुंदेलो के किले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आप ऐसे समझ लीजिए कि 6 के 6 जो स्थल हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसीलिए ये आया है एमपी करंट अफेयर्स के अंतर्गत, अदरवाइज नहीं आता, ध्यान रखिएगा। मिनी ब्राजील, बिचारपुर गांव ये बैतूल में आता है, बैतूल का। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बिचारपुर गांव को मिनी ब्राजील की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ फुटबॉल की परंपरा और विकास हुआ है। कोच रईस अहमद के द्वारा 2002 से शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को सफलता यहाँ पे मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। भारत में बौद्ध सर्किट और संबंधित स्थलों का विकास और संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय की 2 प्रमुख योजनाओं का संचालन है। स्वदेश दर्शन योजना एसडी, तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप इसमें सम्मिलित हैं। जो सांची है इसको शामिल किया गया है बौद्ध सर्किट के अंतर्गत। और भारत में बौद्ध से संबंधित जितने भी स्थल हैं उन स्थलों का दौरा कराया जाता है इस बुद्ध सर्किट के अंतर्गत, इस बात को ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश का जो सांची है ये सांची को भी शामिल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है सांची को। सांची आप सबको पता है कि रायसेन में है और यूनेस्को की एक साइट है, यूनेस्को की साइट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेश दर्शन योजना एसडी 2014-15 में शुरू हुई थी। भारत में विषयगत पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास, वित्त पोषण, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। स्वदेश दर्शन 2014-15 की स्कीम है। इसमें भारत के जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं इनकी यात्रा कराई जाती है एक निश्चित वर्ग के जो लोग हैं, इन निश्चित वर्ग के लोग को। जैसे तीर्थ दर्शन योजना के नाम से चलाई थी एक हमारे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जितने भी बुजुर्ग होते थे उनको तीर्थों की यात्रा कराई जाती थी। उसी तरीके से स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है 2014-15। प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन, 2014-15 से इसको शुरू किया गया है। बौद्ध स्थलों पर ध्यान है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, इंदौर का हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना। इंदौर भारत का पहला शहर है। पीपीपी आधार पर इंदौर में इस तरीके का ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट लगाया गया है। उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना
बिचौली हबसी इंदौर में लगी है। विकसित स्वच्छ भारत मिशन शहर के अंतर्गत निजी साझेदारी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और प्रसंस्कृत अपशिष्ट होगा लकड़ी, शाखाएं, पत्तियां और फूल। तो जो ग्रीन वेस्ट है, इस ग्रीन वेस्ट को मैनेज करेंगे, मैनेज करके इससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ऊर्जा का उत्पादन करना हमारा पर्पज है। तो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इस पर काम किया जा रहा है ग्रीन अपशिष्ट प्रबंधन के ऊपर। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2 रजत पदक हासिल है। रुबीना फ्रांसिस स्टार पैरा शूटर रजत पदक जीता इन्होंने, और एथलीट भरत रावत रजत पदक जीता इनके द्वारा कैटेगरी की भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो रुबीना फ्रांसिस ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक जीत लिया है, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ में एक और जो नाम है वो नाम आपको देखने को मिल रहा है, भरत रावत, ये भाला फेंकते हैं, हम ध्यान रखेंगे। 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी खेल चैंपियनशिप, ये अखिल भारतीय 18वें नंबर की पुलिस निशानेबाजी है। इंदौर के रेवती रेंज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 29 मार्च 2025 को केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय सीसबुल इंदौर के द्वारा किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। राष्ट्रीय डेप्थ शूटिंग है ना, जो राष्ट्रीय डेप्थ शूटिंग की अगर आपसे कोई बात करेगा, राष्ट्रीय डेप्थ शूटिंग टेबल टेनिस और टेनिस चैंपियनशिप 20 से 24 मार्च 2025 को अहमदाबाद गुजरात में हुई। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जैसे कुशाग्र सिंह राजावत ने स्वर्ण पदक जीता 50 मीटर में, रजत पदक जीता 50 मीटर में। गौरांशी शर्मा कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में। तो कुशाग्र सिंह का संबंध बेटा किससे हो गया, आप लोग बता देंगे कि यह राइफल में है ना, राइफल में कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में गौरांशी शर्मा के द्वारा। ठीक है, फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। फार्मर आईडी को जनरेट करने में पहले नंबर पर है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस बड़ा सिंपल है, प्रत्येक किसान के लिए यूनिक फार्मर आईडी, किसानों को संगठित डेटाबेस बनाना, किसानों को कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया से सरल और शीघ्र ऋण उपलब्ध कराना, योजनाओं के अंतर्गत भूमि, फसल एवं किसान जानकारी का सत्यापन कराना, ध्यान रखना। ग्रीन भारत एक्सपो, यह 21 से 23 मार्च 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में इमेजिन इवेंट और डिक्की के द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्य उद्देश्य ग्रीन एनर्जी और उद्यमिता को बढ़ावा देना, देश भर की प्रतिष्ठित कंपनियां, निर्माताओं और संभावित निवेशकों को सम्मिलित किया गया। मुख्य आकर्षण है सौर ऊर्जा, बिजली बिल से छुटकारा और ई व्हीकल्स की विस्तृत रेंज। तो ग्रीन भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है इंदौर में, आप इस बात को ध्यान रखना। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है सर, तो ये 21 से 23 मार्च को भोपाल मध्य प्रदेश में इनका आयोजन किया गया है, ये इसके पर्पज है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे पूरे, जिसमें हमने डिस्कस किए आपसे जनवरी, फरवरी और मार्च। हालांकि थोड़ा जल्दी जल्दी हमने डिस्कस कर दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा जब लेक्चर हो जाता है 3-4 घंटे का, बच्चे देखते भी नहीं है। तो पर्पज़ यही है कि आप इसको 2-2.5 घंटे में पूरा करें और बच्चा भी इसको देखे। जैसा भी आपको पसंद आया हो, आपके फीडबैक हमको ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक हमें बहुत आगे लेके जाते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम टुडे।